सारे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बिठा के भेजूंगा क्लास से। अगर कभी भी पानी के मॉलिक्यूल्स चलेंगे उसे बोलते हैं वाटर करंट। यानी लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, करंट बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो भी फोर्स लगेगी। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो भाई सब लोग। तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और मैं तुम्हें वेलकम नहीं करूंगा क्योंकि भाई तुम्हारा ही प्लेटफॉर्म है, तो तुम्हें वेलकम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हुए हम शुरुआत करेंगे आज इस चैप्टर की, और मात्र तुम्हें 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम मान लो 39 मिनट्स के अंदर तुम्हें चारों चैप्टर का रिवीजन पूरा मिल जाएगा, सारे फॉर्मुलाज मिल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी सारे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भैया। क्या शुरुआत पहले मैं तुम्हें इससे नहीं करूंगा पढ़ाने से, पहले मैं बताता हूं तुम्हारे दुख दर्द क्या है। बहुत बच्चों को थोड़ी परेशानी, वो परेशानी क्या मुझे पता है, कॉन्सेप्ट सर बार बार भूल रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट आज रिवाइज करा दूंगा सर। इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें, एक ही जगह पे सीक्वेंस बताऊंगा कैसे याद करो फॉर्मूलाज को। सारे फॉर्मूले आज तुम्हारे दिमाग में बिठा के भेजूंगा क्लास से। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब तुम्हारी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो तुम बार बार रिवाइज करो, जो मैं आज चीज लिख के जाऊंगा ना बोर्ड पे, बस उसे बैठ के ना हफ्ते में 2 बार कर लेना, एक बार देख लेना बैठ के, अच्छा सर ने ऐसे ऐसे कराया था, ऐसे ऐसे कराया था, ठीक है। और एक मैंने एनसीईआरटी की पूरी सीरीज कराई हुई है कंप्लीट। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में डाउट है, स्पेशली बच्चों को 2 चीजों में डाउट आता है फिजिक्स में, अभी बताऊंगा वो क्या। सीक्वेंस क्या होना चाहिए लास्ट के कुछ दिनों का एग्जाम का, सीक्वेंस कुछ नहीं बेटा, रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, दैट्स द होल प्रोसेस। बस खत्म, सैंपल पेपर लगाओ रिवाइज करो, सैंपल पेपर लगाओ रिवाइज करो, ठीक है। अब मेन बात क्या, फिजिक्स में कहां दुख दर्द आता है बच्चों को। पहला, सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते इलेक्ट्रिसिटी के। बेटा न्यूमेरिकल्स, या फिर दूसरा डाउट आता है सर सोलेनोइड सर्कुलर वायर की ना डायरेक्शन नहीं पता चलती, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, ये दिक्कत होते हैं। सर साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर ना सर थोड़ा सा समझ में नहीं आता, कैसे कार्टेशियन प्लेन काम करता है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। सर इतने सारे फॉर्मूले कौन सा लगाएं समझ में नहीं आता। सर एक फॉर्मूला है पावर वाला, वो 2 फॉर्मूले सर कौन से यूज होते हैं सर समझ में नहीं आता। फार एंड नियर पॉइंट सर होते क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के। तो इनका जवाब मैं ऑलरेडी वैसे दे चुका हूं। जिस बच्चे को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है बेटा, वो एनसीईआरटी सीरीज में पूरी करा चुका हूं। उस एनसीईआरटी में एक एक चीज, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन नहीं करे मैंने। एनसीईआरटी क्लास शुरू होने से पहले हर चैप्टर का एक रिवीजन, एक फास्ट रिवीजन तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चंस की। जैसी शुरुआत होती सबसे पहली चीज क्या आती है तुम्हारी आंखों के सामने इस चैप्टर में, सबसे पहली चीज आती है चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं भैया क्यू से, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या भैया, Q को बोलते हैं हम चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब, COULOMB। मैंने तुम्हें दिया एक कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर। मैंने बोला इस कंडक्टर के अंदर मान लो 10 फ्री चार्ज, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 10। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भैया, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम्ब। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, उस कंडक्टर के पास 10 फ्री चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, 10 × दिस, यही तो होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या यही टोटल चार्ज कहलाया, Q से डिनोट कर दो। यही इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते हो, है ना। जैसे ही तुम ये फॉर्मूला पढ़ते हो, अगली चीज क्या आती है, हमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का स्पेशली मतलब क्या है, अगर कभी भी पानी के मॉलिक्यूल्स चलेंगे उसे बोलते हैं वाटर करंट, हवा के मॉलिक्यूल्स चलेंगे उसको बोलते हैं विंड करंट। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हमारी मम्मियां सब्जी लेने दुकान पे जाती हैं तो उनसे सब्जी वाला मम्मी पूछती है कि बता भैया क्या रेट दी सब्जी, है ना। तो वो क्या कहता है कि इतने रुपए किलो दी, है ना। तो वो पैसे से डिवाइड करता है ना सामान को। जब हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं ना, हम टाइम से डिवाइड करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं फिजिक्स में कभी भी डेफिनेशन रटनी नहीं होती, हमेशा डेफिनेशन बनाना सीखो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगला फॉर्मूला, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट किसी की मत भूलना है ना, एम्पेयर। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अगली चीज पे आ जाओ भैया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन कराता है। एक जगह एनर्जी ज्यादा, एक जगह एनर्जी कम, तो ज्यादा एनर्जी से कम की तरफ चार्ज फ्लो कर जाते हैं, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली वर्क डन बाय चार्ज, यही कहलाता है उस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ऐसे मानो इस पॉइंट पे चार्ज बैठा था, उसके अंदर कुछ क्षमता थी, पोटेंशियल था, वो चल के यहां आया, तो इन दोनों पॉइंट में एक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है। इसने यहां से यहां तक चलने में जो काम किया, वर्क डन बाय चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। अगली चीज पे आ जाते हैं भैया, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, और यही कहलाया हमारा ओम्स लॉ। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में 0 कर दूं कभी, दैट मींस नो इलेक्ट्रिक करंट। ये भी लिख लेना कहीं, नो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
अब सुनो, जैसे ही तुमने यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो प्रोपोर्शन का साइन हटाते ही आता है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट मैंने यहां कौन ले लिया भैया, कौन लिया यहां पे कांस्टेंट, बताओ। यहां पे लिया हमने आर। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया क्या, बताएंगे अभी, v इक्वल, अच्छा कहीं कहीं डेल्टा v ना लिख के ना, डेल्टा मतलब होता है चेंज, पोटेंशियल का डिफरेंस, तो डेल्टा ना लिख के कहीं कहीं v लिखा होगा, तो घबराना मत, ठीक है। कभी घबरा जाओ सर ये तो आपने ऐसे बताया था, है। चलो देखो सिंपल सी बात, इसकी ऐसा यूनिट लिख लो यहां पे, वोल्ट, VOLT, वोल्ट, ठीक है। डेल्टा v इक्वल्स टू आर आई, दिस r इज व्हाट, कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, तब तक ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। ओम्स लॉ तब तक ही वैलिड है जब तक ये कांस्टेंट है, ओम्स लॉ तब तक ही वैलिड है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसा आता है हमारा, बताओ भैया, इसका ग्राफ कैसा आता है, VI का, VI इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, स्लोप बताता है रेजिस्टेंस। एक ग्राफ का क्वेश्चन, अच्छा मैंने बता दिया, पूरी एनसीईआरटी करा रखी है तुम लोगों को सोल्व, जाके देख लेना, कंप्लीट इसके क्वेश्चन भी हैं, क्लियरली सादे हो जाएंगे। इस क्लास में तुम सारे फॉर्मुलाज पढ़ रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस, सारी फॉर्मुला की क्लास है, कंप्लीट फॉर्मुलाज क्लास है, ठीक है। बट मैं कॉन्सेप्ट भी कराता चलूंगा सो दैट तुम्हें पूरा रिवाइज होता जाए, है ना। सब लोग बच्चे क्या करेंगे, बैठ के मूवी की तरह मत देखो, एक काम करो, नोटबुक निकालो, नोटबुक निकालो और पहले वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो तुम्हें पहले चैप्टर के कितने ऑलरेडी तुम्हें रिकॉल कर पा रहे हो, कितने कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी याद है, सारे लिख डालो, फिर जो छूट गया वो यहां से लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, इस आर, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं भैया, इसका नाम रखा गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब होता क्या है, ऐसे मानो तुम अपनी गली के बाहर, गली उसमें खड़े हो बालकनी में, बालकनी के बाहर देखा ना एक रैली जा रही है, तुम्हारी गली ना, अगले पेज पे चलते हैं, तुम्हारी गली कैसी पतली सी है, ये है ना, ये पतली सी गली, से रब कर दूंगा मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए ना। इस गली में बहुत सारे लोग जा रहे हैं रैली में, तो होता क्या, बहुत सारी भीड़ है, तो लोग आपस में नॉर्मली टकरा रहे हैं, नॉर्मली टकरा रहे हैं, है ना। नॉर्मली क्या करेंगे, लोग टकराएंगे, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। लोगों के टकराने को मैं क्या बोल रहा हूं, रुकावट। इसी तरह कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं वो आपस में टकराते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रुकावट यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सोचो तुम्हारे गली के बाहर पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए, ऐसे मानो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे वो कुत्ते पीछे से भौंके, लोग डर गए एकदम से और लोग इधर उधर बहुत तेजी से भागने लगे, क्या और ज्यादा टकराए, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का। लेकिन ये अभी हमें याद नहीं करना, मेन बात क्या है वो बता देता हूं। सोचो तुम्हारी गली जो है ना बहुत पतली है, पतली सी गली है ना, तुम्हारी गली क्या बहुत पतली सी। अगर गली बहुत पतली होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी, तो उतना ही जो ज्यादा लोग आपस में टकराएंगे ना, उतनी ज्यादा रुकावट। यानी कि गली पतली मतलब गली का एरिया कम, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी गली पतली उतना एरिया कम, एरिया कम तो रुकावट ज्यादा। इज प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। सोचो तुम्हारी गली पतली भी और बहुत लंबी भी है, बहुत दूर तक जा रही है, बेचारे बहुत दूर तक टकराते हुए जाएंगे, यानी कि जितनी लंबी लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला है क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा एक सिंबल आता है रो, ये रहा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये रहा रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा लिख लो, इसकी ऐसा लिखो ओम और OHM, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इतनी बात समझ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे रेजिस्टेंस खत्म हुआ इसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं क्या, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश डैश, ये है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हुआ ये r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस डैश डैश डैश, पैरेलल, और ये रहा सीरीज। अभी तक आसान है सब कुछ। अगली बात पाते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या हुई है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए दिखा देते हैं, देखो इन फॉर्मूलों को सबको एक साथ सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, ठीक है। Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू IR, अगला R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अब जब करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो पता क्या होता है, हम जो अप्लायंसेस यूज करते हैं ना वो कुछ पावर कंज्यूम करते हैं, वो कुछ पावर। तो पावर क्या होती है भैया, बेसिकली पावर इज व्हाट, मुझे किसी की पावर नापनी है तो मैं पता क्या बोलूंगा, कौन कितना जल्दी काम कर रहा है ये देखता हूं मैं। जल्दी काम करना मतलब रेट, किस रेट से काम कर रहा है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होती है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन अब हमें यहां फिजिक्स में, ये 9th क्लास में था फॉर्मूला, लेकिन फिजिक्स में हम किसका वर्क देख रहे हैं, चार्ज का। अभी तुम्हें एक फॉर्मूला दिखाया थोड़ी देर पहले, चार्ज देखो, क्या यहां से वर्क का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, देख के बताना, वी क्यू। अच्छा डेल्टा वी को वी भी लिख सकते हैं ना, क्या क्यू इधर ले जाऊं
वी क्यू। वर्क का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, यहां लिख दूं वर्क का फॉर्मूला वी क्यू। ऑलरेडी नीचे टी है, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है तुम्हारा करंट का, तो वी आई, एक नया फॉर्मूला। अब तुम्हें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, अब ये भी बताया, और I इक्वल्स टू, यहीं से मैं ये भी लिख सकता हूं V अपॉन आर। जितनी कम देरी में मैं तुम्हें इन सारे सब्जेक्ट्स के वो कराने वाला हूं ना, सारे फॉर्मुलास कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे भी भरोसा नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो ये वाली बात समझ में आई, V इक्वल्स टू आई आर दी। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा यहां पे, तो ये आएगा तुम्हारा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पढ़ रखा है वाला फॉर्मूला। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा यहां पे, तो फॉर्मूला आएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखा जाए तो यहां तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहां पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं करंट को कांस्टेंट कर दूं, इस वाले केस में क्या कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है। यहां समझ में अच्छी बात है, एनसीईआरटी वाला देख लेना, वहां पे बहुत तगड़े से समझा रखा है मैंने, वो 2 घंटे ना तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। चलो फिर भी ये तो तुम्हारा ये रिवीजन के लिए, तुम्हें सारे फॉर्मूला रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। करंट कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज सीरीज कनेक्शन। और जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी पैरेलल में, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। यहीं से आते हैं हीट वाले पे। अब जैसे ही तुमने पावर पढ़ लिया, हमें पता चला हीट एक तरह की एनर्जी है। तुम्हें पता है वर्क जो होता है, जितना काम करते हैं वो भी तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस फॉर्मूले को वापस से लिखो, वर्क अपॉन टी। वर्क की जगह क्या लिख दूं? एनर्जी अपॉन टी। एनर्जी की जगह क्या लिख दूं? हीट एनर्जी अपॉन टी। यानी एक फॉर्मूला आया, पावर इक्वल्स टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम। टी इधर ले जाओ, तो हीट एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो देखो पावर की जगह मैं लिख दूं आई स्क्वायर आर इनटू टी। एक तो ये हुआ हीट का फॉर्मूला। पावर की जगह ये लिख दूं वी स्क्वायर अपॉन आर इस पावर की जगह, और टी। एक फॉर्मूला ये हो गया हीट का, ठीक है। एक पावर की जगह वी आई लिख दूं, और इस पावर की जगह वी आई, और बचा टी। एक फॉर्मूला ये हो गया हीट का। और इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी का एक और नाम भी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या नाम भी है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे एक दिन एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख देना, खत्म, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद हीट एनर्जी होगी, वापस से इस फॉर्मूले को लिखो, ये वाला, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इधर ही रहने दो, पावर इंटू टाइम लिखो। पावर की ऐसा यूनिट जिसको नहीं पता बताता हूं, वोट होती है। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। अगर मैं पावर की ऐसा यूनिट छोड़ो, अगर मैं पावर को लिखूं किलोवोट में, किस में लिखूं? किलोवोट में। और टाइम को लिखूं किस में? सेकंड में नहीं, आवर्स में। तो 1 किलोवोट आर ही होता है 1 यूनिट, जो तुमने सुना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। सुना हुआ है? ये रहा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म, ठीक है। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना, 1 2 3 गो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर कौन सा? जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अच्छी बात है, इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, पर यही इसकी बुरी बात भी है। पता क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आएंगे? फॉर्मूला तो है नहीं सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा जाता है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या बताया भैया कि ऑरेस्टेड साहब ने एक वायर को रखा, ठीक है, एक कंडक्टर में करंट फ्लो कराया, उसके पास मैग्नेटिक कंपास रखा, उस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये शो किया इन्होंने, क्या प्रूव कर दिया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रूव किया कि जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हम इस चैप्टर में सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कैरिंग कंडक्टर, अब समझना ध्यान से, ये रहा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो करा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने करंट फ्लो करा दिया, तो इसके आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। ये रही मान लो वायर, ये एक शीट लो, इसमें वायर को ऐसे डालो, और करंट देखो ऊपर की तरफ है, वायर में ऊपर की तरफ। तो यहां पे ना आयरन की चूरा डाला गया, लोहे का बारूदा, और देखा क्या गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया। कैसा बन गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गया। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बन गया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन बताई जाती है किससे? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल। तुम्हारे एग्जाम में 2 ही चीजें पूछ सकता है, राइट हैंड थंब रूल पूछेगा या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछेगा, बस, और कोई नहीं पूछेगा। तो थंब को ले जाओ करंट की डायरेक्शन में,
करंट की डायरेक्शन। तो देखो फिंगर जो कर्ल हो रही है तुम्हारी, ये कर्ल जो हो रही है फिंगर, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर देखो करंट ऊपर, तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की सेम डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, ये कौन सी क्लॉकवाइज है ना, और ये कौन सी आंटी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो अगर करंट ऊपर है तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और अगर करंट नीचे होगा तो क्लॉकवाइज। खत्म, ये रहा तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आओ, थर्ड पे सॉरी, सर्कुलर, यही है इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे फंसते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर। ऑल्दो ये क्लास सिर्फ फॉर्मूला क्लास थी, पर मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट भी करा देता हूं, इसलिए करा रहा हूं कि फॉर्मूला तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ये चैप्टर कैसे करोगे। सोचो, एक काम करना, इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बहुत अच्छा एनसीईआरटी वाली क्लास में समझाया, एक बार वहां पे से देख लेना। वैसे मैं यहां पे बता देता हूं, अगर तुमने कभी भी वायर को ऐसे लिया, ठीक है, ये वायर है तुम्हारी, यहां पे एक टेबल ले लो, और यहां पे क्या करो, इस पे बैटरी लगा दो, है ना, देख लो भैया, है ना, ये रही वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ये फ्लो कर रहा है। बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें फ्लो करने की, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या तुम्हें दिख रही है, क्लॉकवाइज। जब भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, अब समझना एक इंपॉर्टेंट बात, अपने हाथ, एक घर पे एक काम करो, अभी तुम घर पे ही हो ना, सब लोग बैठे हो, एक पेपर लो अपना, एक पेपर लो, उस पेपर को मैं अगले पेज में बता रहा हूं क्या करना है। एक पेपर लो सब लोग, और उस पेपर पर एक सर्कल बनाओ, बहुत डार्क बनाना है सर्कल, बहुत डार्क, तुम एक फील दिला देंगे। इस डार्क सर्कल को बनाने के बाद इसमें एक एरो ऐसा बनाओ, ऐसा और ऐसा, यानी क्लॉकवाइज एरो बनाओ, इतना डार्क क्लॉकवाइज एरो बनाओ कि पिछले पेज पे छप जाए, आगे बना रहे हो पीछे छप जाना चाहिए। ठीक है, तो जब तुम इसे बनाओगे, जब तुम इस पेपर को ऐसे देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस पेपर को इधर से देखो पीछे से, ये कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा तो बता देना, ये ऐसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे होंगे एरो। क्या ये एरोज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे, देख लो चाहे। अब याद रखना, इसे बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे, पर बताता हूं, क्लॉक फेस रूल पीछे लिख देता हूं, चलो। यानी कि अगर देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, क्योंकि सर्कुलर वायर के एंड नहीं होते, दो एंड, जैसे बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल दो एंड होते हैं ना, इसके थोड़ी ना, सर्कुलर वायर के दो एंड थोड़ी ना होते, इसके फेस होते हैं, एक फेस दूसरा फेस, वो पेपर पे बनवाया था ना अभी, एक फेस दूसरा फेस, देखो एक फेस ये जो तुम्हें दिख रहा है क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फेस तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा वो फेस बनेगा साउथ पोल। अगर तुम इसी वायर को पीछे से देखोगे तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी साउथ और इसके पीछे नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऊपर, यहां मैग्नेटिक फील्ड बना दो। अच्छा, साउथ वाली चीज हटा देता हूं, ये फालतू काम की नहीं है अभी। हाँ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना दो, सेम यहां पे बना दो, और बीच में एक लाइन ऐसे। ठीक है, देखो करंट ऊपर, थंब ले आओ, सिर्फ करंट नीचे, देखो बस ये लगाना, कुछ नहीं करना, रूल लगाओ, खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना करना है तुम्हें। ठीक है, देख लो भैया, यानी कि ये जो तुम्हारा फेस है सर्कुलर वायर का, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह, साउथ पोल की तरह। चलो एक चीज अब यहां पे दिखाते हैं बाकी बची हुई, यानी कभी भी तुम्हें कोई ऐसी सर्कुलर वायर दिखे, मान लो ऐसी, और इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज, इधर से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसी चीज को मैं इधर से देखूंगा, इधर से देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अपने घर में करके देख लेना, एक वायर लेना है ऐसी, ये ले लो, मत ये ले लो, मान लो इसे सर्कुलर पार्ट में तोड़ना। ये एनसीईआरटी वाले मैंने पूरा डिटेल में समझाया, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ, ये जो क्लास है ये सिर्फ किसके लिए, वन शॉट फॉर्मुलाज के, तो मुझे तेज भी भागना पड़ रहा है, 30-35 मिनट में क्लास खत्म कर देनी है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही लेना, इधर से देखोगे कोई डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो वो इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो इस फेस को मानना एंटी क्लॉकवाइज फेस को नॉर्थ और क्लॉकवाइज फेस को साउथ, याद रखना है। ठीक है, चलो यही तुम्हारा फिनोमिना काम आएगा सोलेनोइड के अंदर, किसके अंदर, सोलेनोइड, सोलेनोइड। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, है ना, तो सोलेनोइड तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, अगर तुम इधर से करंट फ्लो कराओगे तो इधर की एक लूप जो दिखेगी, तुम देखना इधर की लूप में तुम्हें करंट दिखेगा क्लॉकवाइज, और इधर की लूप में तुम्हें करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, देख लेना। ये फिर से एनसीईआरटी वाली सीरीज, जिसको डिटेल पढ़ना है वो वहां पे एक बार जरूर देख ले, जिसको सोलेनोइड और सर्कुलर वायर में दिक्कत है, वहां मैंने पता रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाया। ठीक है, यहां पर क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं थे, वो तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं सो दैट तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस हमें यहां क्या पढ़ना था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को हम डिनोट बी से कर देते हैं। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुमसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा दो या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, सेम इस वाले में हो, सेम इस वाले में हो। अगर मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे क्या करूं, करंट बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, यहां पे क्या करूं, करंट बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ तुमसे यही पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सोलेनोइड। इसका हो गया, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ सोलेनोइड के बाद। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सब लोग अपना हाथ बंद करो, ये वाला थंब खोलो। थंब कहलाएगा तुम्हारा क्या, फोर्स, ठीक है। थंब के बाद पहली फिंगर जो होगी, और ये बीच वाली फिंगर है, बाकी मुट्ठी बंद कर दो ना, ये रहो। ये 4 फिंगर है, नहीं पहली फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, बी से डिनोट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को। तीसरी फिंगर करंट, ये सी से डिनोट कर रहा हूं या आई से डिनोट कर रहा हूं, I4 करंट ना, तो FBI, याद रखना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। यानी कि मान लो ये मैग्नेटिक, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, क्वेश्चन ही करा देता हूं, चलो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें दे दी नॉर्थ, ठीक है, क्या दे दी डायरेक्शन, नॉर्थ। और तुम्हें बोला चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कहां से, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। बताओ फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है। देखो यहां पे तुम्हें ये भी करा दिया, और क्या चाहिए बताओ, फोर्स की डायरेक्शन। तो चलो याद रखना, राइट हैंड मतलब ईस्ट, लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, लिख लो कहीं। राइट हैंड मतलब ईस्ट, लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, कहीं लिख डालो, जल्दी लिख सकते हो तो, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां कह रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में ले आओ। पहले ये खोलो, फिर ये खोलो, फिर ये खोलो। नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड, यानी सामने, सामने तुम भी बैठे करो, सामने, सामने मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, कहां, ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट इसका उल्टा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में उल्टा होता है, तो करंट कहां होगा, कहां, वेस्ट टू ईस्ट। करंट कहां होगा, इधर। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब ऊपर आ रहा है, यानी फोर्स लगेगी इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में। सब लोग इसे चेक करना फिर से, जिस बच्चे को अभी, क्योंकि मैं तो इस वीडियो को तेजी में बनाऊंगा, 30 मिनट के अंदर मुझे सब कुछ खत्म कराना है। कुछ कुछ बच्चों को ये तो नहीं लग रहा 2x में पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। हाँ, तो तुम लोगों को जिसको डिटेल में पढ़ना है, ये पूरा डिटेल में मैंने एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन करा रखा है, इंटेक्स क्वेश्चन के साथ, जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। डाल देना अक्षय त्यागी सर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पूरा तुम्हें मिल जाएगा, है ना, चैनल पे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे तुमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, इसके बाद पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की लेंथ मान लो L है, करंट मान लो I है, और मैग्नेटिक फील्ड रखा उसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। अगर ये तीनों चीजें हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगती है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उसके आसपास उतनी फोर्स लगेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। यानी लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, करंट बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो भी फोर्स लगेगी, ठीक है। इसी के साथ अगला तुम्हारे इसमें कॉन्सेप्ट है फ्यूज है, तुम्हारा फ्यूज और तुम्हारा अर्थ वायर है। फ्यूज तुम्हें पता है एक सेफ्टी डिवाइस है, जिसको हम कहां यूज करते हैं, कहां, स्टार्टिंग में अपने सर्किट के, सो दैट वो सेफ्टली करंट को अलाउ कर पाए। इससे ज्यादा मैक्सिमम अलाउबल करंट से ज्यादा अगर करंट आया तो फ्यूज वायर उड़ जाता है, लेड का बना होता है, तो हमारे अंदर सर्किट सारे सेफ रहते हैं। अर्थ वायर किस लिए कनेक्ट होती है भैया, अर्थ वायर तुमने देखा होगा 3 प्लग में एक तीसरा वाला होता है, ये होता है अर्थ वायर। ये क्या करता है, हमारे जितने भी मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई लेने वाले डिवाइसेज हैं, है ना, उनके अगर उनमें चार्ज लीक कर जाए उनकी मेटालिक सरफेस पर, तो उसे ये अर्थ वायर अर्थ में ले जाता है, बस खत्म। खैर फिर भी ये क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आते, ये हमारे किसी फॉर्मूला में नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आगे तक रहेगी, हर बच्चों को करोड़ों साल तक काम आने वाली, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखूंगा। उन कॉन्सेप्ट को जिसको पढ़ना है तो वो क्या करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए लास्ट में एक चीज भी तगड़ी, चलो अगला चैप्टर तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या भैया, लाइट। लाइट की शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस एक ही है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर एक प्लेन मिरर रख दूं, तो अगर ऑब्जेक्ट में यहां रख दूं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है तो इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगी, ये पहला कॉन्सेप्ट। इमेज का साइज भी इक्वल होगा। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, प्लेन मिरर के लिए। क्लियर बात। अगला कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ते हैं भैया, अगला कौन सा मिरर पढ़ते हैं हम, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉनकेव मिरर बताता हूं मैं। कॉनकेव मिरर तुम्हारा केव, गुफा की तरह एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर का फोकल लेंथ ये रहा, कर्वेचर ये रहा। अगर तुम ऑब्जेक्ट को एक ही इसके अंदर सारे बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट अगर पीछे रखोगे तो इमेज बीच में बनेगी, मैं बना नहीं रहा, इमेज बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर यहां रखोगे तो सेम साइज, ये इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ऑब्जेक्ट यहां रखोगे 3, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे 4,
ऑब्जेक्ट यहां रखोगे 5, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ वाला। अब सुनना, पहले वाले केस में इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। दूसरे वाले केस में बनेगी इमेज एग्जैक्ट सी पॉइंट पर। तीसरे वाले केस में बनेगी इमेज बियॉन्ड सी, बिल्कुल पीछे, ठीक है। और चौथे वाले केस में बनेगी इमेज इंफिनिटी पर। कहां? इंफिनिटी पर। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें वाले केस सबसे इंपॉर्टेंट, और पांचवें वाले केस में जब ऑब्जेक्ट बीच में रखा होता है तो इमेज बनती है कहां? यहां बनती है। इमेज का बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इसके अंदर याद रखने वाली चीज क्या, वो लिख लो। याद रखने वाली चीज ये है कि कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो इमेज, स्टार लगा के लिख रहा हूं, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज्ड बना सकता है। सुन लो ध्यान से, वर्चुअल इरेक्ट तो ये भी बना रहा है, पर इनलार्ज का मतलब ये इकलौता ऐसा मिरर है जो इमेज बड़ी और वर्चुअल बना सकता है, और वर्चुअल बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद क्या पढ़ते हैं भैया हम? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है भैया बताओ? कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, फोकल लेंथ इधर, कर्वेचर इधर। याद रखना ये रे डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम क्वेश्चन कर पाओगे, साइन कन्वेंशन सीख पाओगे। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज कहां बनेगी? इस और इस पॉइंट के बीच में बनेगी। हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसे डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रहेगी। इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन पे। कहां? यहां लिख देता हूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, लेंस के लिए भी सेम है साइन कन्वेंशन, लेंस के लिए भी सेम होंगे, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा? बीच में ना एक कार्टेशियन प्लेन मान लो, ठीक। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या? कि तुम्हारा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो। जिधर तुम्हारा u होगा, जैसे मान लो ये मिरर है तुम्हारा, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट मान लो तुमने यहां रख दिया, ये फोकल लेंथ, ये कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तो क्या इमेज यहां बनेगी? बनती है। तो इमेज भी नेगेटिव साइड है, तो जितनी चीजें u वाली साइड है, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी ना, तो जितनी चीजें इस पे आएंगी वो सब नेगेटिव, u नेगेटिव, v नेगेटिव इस वाले केस के लिए, ठीक है। चाहो तो तुम इनके लिए लिख लो बस। तो याद रखना दो तीन चीजें जो तुम्हें याद रखनी है, वो क्या? फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव फॉर कॉनकेव, दिखाऊंगा कैसे, दिखाऊंगा कैसे, है ना। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। v हमेशा पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, v मतलब इमेज डिस्टेंस। v कॉनकेव लिए चेंज हो सकता है, जैसे देखो, अगर मैं ये वाला केस लूं, ये वाला रे डायग्राम, इस वाले की बात करूं, कौन से वाले की? ये एक्सेप्शन वाले केस की बात करूं, ये इसके लिए v इधर आएगा तो v पॉजिटिव होगा, किसके लिए? कॉनकेव मिरर में, इस वाले केस के लिए। लेकिन बाकी सारे जितने भी केस है, मान लो ये, इसके लिए v कहां होगा? यहां। इसके लिए v कहां होगा? यहां। यानी सारे इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड आ रहे हैं। तो कुछ चीजें फिक्स है जो मैंने लिख दी, जो चीजें फिक्स नहीं है वो नहीं लिखी है मैंने। क्या बात समझ में आ गई? साइन कन्वेंशन सबको क्लियर हो गया? याद रखोगे u हमेशा नेगेटिव होगा, बस ये ध्यान रखना, ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, खत्म बात, ठीक। इसके बाद तुम्हारा मिरर फॉर्मूला वो क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसके बाद मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस v/u। एक और होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूले हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ध्यान रखोगे? देखो इनका मिरर कन्वेंशन, वो साइन कन्वेंशन क्या है? अगर इमेज उल्टी बनी तो हमेशा इमेज नेगेटिव की हाइट, इमेज की हाइट नेगेटिव। अगर इमेज सीधी बनी, इरेक्ट, तो इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन? इसके बाद आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद रिफ्रैक्शन आ गया ना, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं? स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? स्नेल्स लॉ। ये क्या तुम्हारा, अगर मान लो लाइट तुम्हारी आई किसी एंगल आई पर, और लाइट मान लो एयर से कहां जा रही है? वाटर। एयर से कहां जा रही है? वाटर, ठीक है। तो लाइट हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो आर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ने क्या बोला? स्नेल्स भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि तुम इसका साइन निकालो, साइन थीटा यानी साइन आई, और इसका साइन निकालो, साइन आर। ये दोनों एक कांस्टेंट होते हैं, और बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो तो पता चला यही कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का मेजर है कि लाइट कभी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए कितने टाइम्स बेंड होगी,
या कितने टाइम्स दूर जाएगी, या कितने टाइम्स उसकी स्पीड स्लो या फास्ट होगी, यही बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। यह है क्या कि मान लो लाइट आई वैक्यूम से, यानी स्पेस से आई, और लाइट चली गई वाटर में, तो स्पेस में लाइट की स्पीड कितनी थी डिवाइडेड बाय वाटर में कितनी थी, तो लाइट का स्पीड का रेशो, यानी कितने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो गई, यही कहलाया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले, सारे लिखवा देता हूं यहां पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगला फॉर्मूला, मान लो लाइट अब पानी से ग्लास में जा रही है, पानी से गई, निकली और ग्लास में चली गई। देखो तुम फॉर्मूले कैसे याद रखोगे अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मान लो लाइट कभी मान लो एयर से वाटर में जा रही है ना, हम एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी लेते हैं 1.003 इतनी लेते हैं, तो इसको लगभग हम 1 ही बोल देते हैं, इसको 1 ही बोल देते हैं। ठीक है, तो एयर को हमने एक ऐसा मीडियम मान लिया, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी ढूंढते थे 9th क्लास में, हम क्या करते हैं किसी भी एक को फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं इसके सहारे से बताते हैं। मतलब जैसे हम किसी की चीज की डेंसिटी बताते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि वाटर के मुकाबले इसकी इतनी डेंसिटी है, यानी हम वाटर से कंपेयर करते हैं, है ना। इसी तरह हम जितने भी चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे ना, वो किसके कंपैरिजन में बताएंगे, एयर के। जैसे अगर मैं कभी बोल दूं कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन ऑफ डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.42, इसका मतलब लाइट जब एयर से डायमंड में जाएगी इतने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है लाइट जब एयर से डायमंड में जाएगी इतने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ये जो 2.42 है, यही कहलाया तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही क्या कहलाया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब भी मैं किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर से एयर से कंपैरिजन करूंगा, उसी टाइम पे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद एक और चीज समझो, कितने फॉर्मूले, n इक्वल्स टू c अपॉन v पहला, v1 अपॉन v2, ये हो गया। ये दो फॉर्मूले तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होता है n इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये क्या है बताता हूं। मान लो लाइट एयर से गई वाटर में, यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई उसको मैं n1 बोल रहा हूं, या n2, हाँ n1 बोल रहा हूं। ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है, ये एयर की नहीं, ये कहलाती है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे बता ही दिया मैंने। अब फिर लाइट गई एयर से ग्लास में, एयर से गई ग्लास में, यहां ग्लास की जो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसकी आई है, ग्लास की। किसके कंपैरिजन में, एयर के। अब मैं चाहता हूं लाइट को कहां से कहां निकालूं, वाटर से लाइट गई ग्लास में, तो ये रहा n1 जो निकाला और ये रहा n2। तो इसका फॉर्मूला होता है लाइट जहां से आई, देखो लाइट जहां गई वो ऊपर, लाइट जहां से आई वो नीचे। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, लाइट जहां गई वो ऊपर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट जहां से आई वो नीचे। ये वाली बात याद रखोगे, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते फिर लेंस पे। इसके बाद एक क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल पता ही है तुम्हें। लाइट का TIR, खैर तुम्हारे वो लास्ट वाले सिलेबस में वो कॉन्सेप्ट में पढ़ना नहीं, पर ध्यान रखना लाइट कभी भी जब उल्टी आती है, देखो रेयरर से डेंसर में जाते हुए लाइट का क्या होता है, लाइट हमें बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। उल्टा अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो खत्म होने वाला है बस लगभग ये चैप्टर भी। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है भैया, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। याद रखना फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसकी, कॉनकेव लेंस की। एक बार इनकी प्यारी सी सूरत दिखा देते हैं, इनके रे डायग्राम ही बता रहा है। देखो ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा तुम्हारा कॉनकेव लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी भैया। अब एक बात याद रखना, इसमें भी वो एक्सेप्शन वाला केस है जैसे मिरर में था। जब तुम जैसे ये मान लो लेंस है, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2 है। जब तुम यहां रख देते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज वर्चुअल बन जाती है, ये भी इकलौता बनाता है ऐसी। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ध्यान रखना। चलो इसके बाद आओ, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हल्का सा उल्टा। याद करो मिरर में यहां प्लस था, यहां मिरर में नेगेटिव था, तुम्हें प्लस कर देना है। मैग्निफिकेशन तुम्हारा यहां कितना है भैया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा तुम्हारा लेंस। ठीक, ये तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना तुम्हारा ये चैप्टर है। इसके बाद इसमें और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन आई भैया। कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर ध्यान रखना शुरुआत तुम्हारी आईबॉल से होती है। आईबॉल के अंदर तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने यहां लिख दी है। क्या, प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, रेटिना, सिलेरी मसल्स, कॉर्निया। ठीक है,
आइरिस का काम होता है कंट्रोल करना साइज ऑफ प्यूपिल का, जो तुम्हारी आंख में ब्लैक का पार्ट होता है बिल्कुल छोटा सा, इसका काम करना। सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस को मोटा पतला करना। लेंस मोटा मतलब, अच्छा एक फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस वाला ना, वो यहां बता दूंगा। लेंस मोटा मतलब उसकी फोकल लेंथ कम। अगले पेज लिख देता हूं, ध्यान सुनो। लेंस अगर मोटा और लेंस पतला, मोटा मतलब फोकल लेंथ कम पावर ज्यादा, पतला मतलब फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम। तो यहां से पावर का एक फॉर्मूला आएगा 1/f, ठीक है। और पावर की ऐसा यूनिट लिख लो, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, DIOPTRE, ठीक है। ये रहा भैया। इसके बाद आ जाओ, 4 तरह की बीमारी है, इनमें से तुम्हारी मेन तुम्हारी सिर्फ ये 2 हैं। मायोपिया यानी कि इंसान को मेरे पिया पास का दिखता है, दूर नहीं दिखता, ठीक है। वो मेरा तरीका याद करने का, तुम अपने आप याद कर लेना, ठीक है। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। प्रेसबायोपिया में इंसान को ना पास का ना दूर का कहीं का दिखता ही नहीं है। बायफोकल लेंस यूज होते हैं, दोनों तरह के लेंस यूज होते हैं। कैटरेक्ट मोतियाबिंद, एक क्लाउडी सा पैच आ जाता है हमारे प्यूपिल के ऊपर। एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें इंसान को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बिल्कुल सही से नहीं दिख पाती। ये रहा तुम्हारा क्या, बीमारियां। अब बीमारियों के अंदर बात करें तो मायोपिया के अंदर, मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो जो दूर से लाइट रेज आती है उन्हें ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का सहारा लेते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए जो लोग मायोपिया होता है जिन्हें वो जो चश्मे लगाते हैं उन चश्मों की पावर नेगेटिव होती है। इसी तरह इसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं और इनके फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसके अंदर जो चश्मे लगाते हैं लोग उनकी पावर पॉजिटिव होती है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट याद कर लो। नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई में, ठीक है, यानी कि सबसे पास का कहां तक। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है इंसान को बताओ, मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। कितना पास तक देख पाते हैं मायोपिया वाले, यानी फाइनली मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां से बहुत दूर तक का दिख रहा है, मान लो यहां तक का दिख रहा है, इससे दूर नहीं दिख रहा, तो मेरा सबसे दूर वाला पॉइंट यही है ना। तो मायोपिया में होता है फार पॉइंट, यानी सोचो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, मेरे लिए तो वो इन्फिनिटी हुआ ना, इन्फिनिटी। इमेज कहां उठा के रख दी जाएगी, मेरे पास, वो तुम्हें क्वेश्चन वाला गिवन देगा। नियर पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा नियर पॉइंट गिवन होता है, यानी कि हम इसे मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पास तक हम कहां रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। ये हमारा नॉर्मल विजन का पॉइंट होता है। इसे उठा के इमेज पट की जाएगी कहां भी, वो तुम्हारा क्वेश्चन वाला ही देगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्या भैया, ये सारे चैप्टर्स हो गए। एक तुम्हें काम की बात जो बोली थी मैंने, वो अब ये जितना मैंने पढ़ा दिया ये सब तभी काम आएगा जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी। कोई भी बच्चा मोटिवेशन इधर उधर ढूंढने नहीं जाएगा, हर किसी की मोटिवेशन अंदर ही है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एनसीईआरटी वाली जिसने क्लास देखी होगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने अंदर की मोटिवेशन को ढूंढो। जैसे मेरे अंदर की मोटिवेशन मैं बता देता हूं सो दैट तुम्हें रिलेट कर पाओ। मेरे अंदर की मोटिवेशन भाई मेरी मम्मी थी, और लिटरली जब मैंने गाना था पहली बार उनसे सुना था ना, तो वो गाना मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। वो मैंने उनसे रिलेट किया था। बहुत लोग इसे अलग तरीके से रिलेट करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो गाना इस प्रकार था, मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुत सी मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, मेरी पहली मोहब्बत है माँ। अरे सबकी वही होती ना पहली। तो बस मेरा मोटिवेशन यही था, उन्हें घुमाने का। भाई तुम अपना मोटिवेशन ढूंढो तभी ये चीज कर पाओगे। सोचो जब तुम पूरे साल नहीं पढ़े तो ये तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाओ ना। तो पहले मोटिवेशन ढूंढो, पढ़ाई का मोटिवेशन तब अपने आप आता है। जबरदस्ती वीडियोस देख के मोटिवेशन मत ढूंढो, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं।